नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज बिहार में चौथे चरण का चुनाव संपन्न हुआ। लाश तो कहीं नहीं गिरी, लेकिन झंझट की खबरें आई। पहले 3 चरण में यह खबर नहीं थी, लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तनातनी बढ़ रही है और मुकाबला भी गंभीर होता जा रहा है। मतदान का प्रतिशत थोड़ा नीचे हो सकता है जब अंतिम आंकड़े चुनाव आयोग की ओर से जारी किए जाएंगे, लेकिन आज यह दिखा। देखिए, आज 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुए हैं: उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, दरभंगा। और ये पांचों लोकसभा क्षेत्र अपने अपने कारणों से महत्वपूर्ण थे। कहीं उम्मीदवार के कारण, कहीं संघर्ष के कारण और कहीं ध्रुवीकरण के कारण कि कहां क्या होगा। कहीं बेटा बेटी के कारण, कहीं दबदबा के कारण। तो आज इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में हुए मतदान का रुझान क्या कहता है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास भी इनपुट्स है, ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स हैं जो बता रहे हैं। तो देखिए, आज 5 लोकसभा क्षेत्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज सुबह पटना में ही थे। उन्होंने तख्त मंदिर में जाकर दर्शन किया, लंगर सेवा की। इसके बाद उन्होंने हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में और छपरा में जनसभाएं की। जब मुजफ्फरपुर में बोल रहे थे तो इसका असर जाहिर तौर पर दरभंगा तक पहुंच रहा था। तो नरेंद्र मोदी ने कल पटना में भी रोड शो किया था। बिहार में उन्होंने भी माना कि हाँ, बिहार में लड़ाई है, तो इसलिए बिहार पर ज्यादा ध्यान दिया गया। तो आज 5 लोकसभा क्षेत्रों में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे अधिक गर्मी वाले लोकसभा क्षेत्र से। देखिए, आज मौसम का तापमान उतना नहीं चढ़ा हुआ था, लेकिन मतदाताओं का तापमान, उम्मीदवार का तापमान, पार्टियों का तापमान चढ़ा हुआ था। मुंगेर, लड़ाई कैसी थी? ललन सिंह, मौजूदा सांसद, कद्दावर नेता, कभी हथियार ललन सिंह ने नहीं पकड़ा, लेकिन हथियार वाले उनके सामने आ गए थे। और फिर अनंत सिंह, मोकामा के बाहुबली, वे भी पेरोल से बाहर आए। इसके बाद औकात दिखा देने, औकात बता देने की बात हुई। सब कुछ हो गया। यह भी हो गया कि दबदबा खत्म कर देना है, और दूसरी ओर से हुआ कि दबदबा बचाए रखना है। तो मुंगेर में गर्मा गर्मी में चुनाव संपन्न हुआ है और चुनाव की प्रक्रिया चल ही रही थी। तब से आरजेडी ने कहना शुरू कर दिया, बूथ कब्जा हो गया, बूथों पर पुनर्मतदान कराइए और तरह तरह की बातें। तो ऐसी स्थिति में देखिए, मुंगेर से जो खबरें हैं कि मुंगेर में देखिए 6 विधानसभा क्षेत्र, बाढ़, मोकामा, लखीसराय, सूरजगढ़, मुंगेर, जमालपुर। जमालपुर में जेडीयू के नेता पूर्व मंत्री शैलेश कुमार ने क्या किया, इसकी विवेचना शायद बाद में नीतीश कुमार करें। नीतीश कुमार ने उन्हें अधिक सक्रिय होने को कहा। यह भी खबर आ रही है कि जिस तरीके से वहां अगरा पिछड़ा किया जा रहा था, पिछड़े, उस तरीके से क्षेत्र की शांति को खत्म करने के लिए गोलबंद नहीं हुए। नीतीश कुमार के साथ मतलब ठीक है, सेंधमारी हुई, धानुक मतदाताओं की बहुत चर्चा थी, लेकिन वह मत बटा जरूर, लेकिन इतना नहीं बट गया कि कोई जीत जाएगा। तो मुंगेर को लेकर ललन सिंह बनाम अशोक महतो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने शादी रचाई, कुमारी अनीता। क्या खबर है अजीत जी आपके पास? क्योंकि सबसे अधिक चर्चा मुंगेर को लेकर यह भी आरोप लगा कि इसे वोट देने नहीं दिया जा रहा है, कौन वोट दे रहा है, और आरजेडी तो कह रही है कि बूथ कब्जा ही हो गया। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग जरा पहले एक ओवरऑल तस्वीर जो बिहार की हमको मिली है, उससे अपने आप मुंगेर का भी अंदाजा हो जाएगा। ओवरऑल तस्वीर देखिए, जो 5 सीटें जिन पर आज चुनाव हुआ, उसमें 3 बीजेपी की सीट थी और 2 सहयोगी पार्टियों की सीट थी, एक जनता दल यू की और एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, मतलब चिराग पासवान की पार्टी की 5 सीटें थी। और आपने ठीक कहा कि पांचों सीटें किसी न किसी कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और उन 5 सीटों को लेकर के दिलचस्पी दिल्ली में भी थी और पटना में तो थी ही, हर जगह दिलचस्पी उन 5 सीटों को लेकर के थी। तो उसकी वजह से ज्यादा बारीकी से आकलन किया गया, विश्लेषण किया गया इन 5 सीटों का।
और अगर अपने आप एक ओवरऑल तस्वीर की बात कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पटना में जो रोड शो किया वो पटना साहिब और पाटलिपुत्र के लिए नहीं था जी, उसको आप ऐसे भी माने कि वो इन पांचों क्षेत्रों के लिए भी था। बिल्कुल। इन पांचों क्षेत्रों में ये दिखाना था कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में कोई भेद नहीं है और इसी के लिए नीतीश कुमार अपने हाथ में वो कमल के निशान का वो निशान लेकर के घूम रहे थे ताकि ये पता चले कि नरेंद्र मोदी तीर वाले हैं और नीतीश कुमार कमल वाले हैं। जी, ये बड़ा मैसेज देना था। आप देखिए अभी ये मैसेज गया भी आज अजीत जी। आज मुंगेर में यह देखा गया कि चाहे विजय कुमार सिन्हा और ललन सिंह के बीच भले ही जो दूरियां रही हो, जो रहा हो, लेकिन आज बीजेपी वालों ने जी जान लगा दिया। ठीक उसी प्रकार से समस्तीपुर में जेडीयू ने जी जान लगाया, उजियारपुर में जेडीयू ने जी जान लगाया नित्यानंद राय को जिताने के लिए। आज यह संदेशा गया, आज एकजुटता ज्यादा दिखाई पड़ी। इसका कल की रोड शो का मैसेज यही था। अब उसकी सोशल मीडिया में जैसे व्याख्या हो रही हो कि नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार के क्या दिन आ गए, नीतीश कुमार कमल का फूल लेकर के घूम रहे थे और वो सबऑर्डिनेट हो गए। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंगेर में तीर लेकर के खड़े थे। मुंगेर में तो कोई नरेंद्र मोदी का कैंडिडेट नहीं था, वहां गए वो प्रचार करने, तीर छाप के लिए वोट मांगा ना वहां उन्होंने। पूर्णिया में उन्होंने तीर छाप के लिए वोट मांगा था। तो कल पटना में कमल लेकर के घूम रहे थे नीतीश कुमार। तो ये तो गठबंधन का धर्म है, इससे तो गठबंधन और मजबूत होता है। और निश्चित रूप से ये ऐसे ये अनायास नहीं था। देखिए पहली बार रोड शो हुआ, किसी भी प्रधानमंत्री का पटना में पहली बार रोड शो हुआ है और ये प्लान किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैसेज था कि पहले 3 चरण में जिन 14 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें थोड़ा बिखराव है, जेडीयू बीजेपी के वर्कर्स में उतना तालमेल नहीं है, गठबंधन में उतना तालमेल नहीं है, वोट में कुछ गड़बड़ी है। इसके लिए यह मैसेज देना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों साथ घूमे और पूरा प्रदेश देखे। तो वो मैसेज अपने आप गया, वो मुंगेर भी गया, लखीसराय भी गया, उजियारपुर गया, दरभंगा, बेगूसराय, जहां चुनाव हो रहे थे सब जगह वो मैसेज पहुंच गया। और उसका वो जो रिफ्लेक्ट होना जिसको बोलते हैं वो पोलिंग में रिफ्लेक्ट हुआ। बिल्कुल। तो एक तो ये बड़ी बात हुआ, प्रधानमंत्री का आज भाषण भी हुआ। तो जहां भाषण हो रहा हो, मुजफ्फरपुर में कर रहे हो, छपरा में कर रहे हो, हाजीपुर में कर रहे हो, तो उजियारपुर, समस्तीपुर, दरभंगा मैसेज जा ही रहा था सब जगह। और एक और अहम बात है कि पूरा चुनाव जो है, जो कोशिश की गई मुंगेर में, जो आपने कहा कि अगड़ा बनाम पिछड़ा बना दिया जाए, वर्चस्व खत्म कर दिया जाए, दबदबा खत्म कर देंगे, इस तरह की जो बातें हो रही थी, तो वो कैसे खत्म कर दीजिएगा आप? दबदबा जो वोटर आपके कंट्रोल में तो है नहीं। जो अत्यंत पिछड़ा का वोट है, जो पिछड़ा का वोट है वो आपके कंट्रोल में नहीं, किसी के कंट्रोल में नहीं है। और हमको लोगों ने रिपोर्ट दी, ज्ञानेश्वर जी, सुबह 9 बजे से, उसके पहले भी बता रहे थे लोग कि प्रधानमंत्री का 5 किलो अनाज, प्रधानमंत्री की आवास योजना, प्रधानमंत्री का शौचालय, प्रधानमंत्री का जो महिलाओं को मिल रहा है, किसानों को जो सम्मान निधि मिल रही है, वो सबसे बड़ा फैक्टर हुआ। नीतीश कुमार के जो लाभार्थी योजनाएं हैं वो सबसे बड़ा फैक्टर काम किया। और चुपचाप वोटर निकला। हम लोग जिस चुप्पा वोटर की बात करते हैं, आप अक्सर करते हैं, वो जाकर के चुपचाप मोदी के नाम पर वोट कर रहा था। देखिए लहर नहीं है, कहीं कोई हवा नहीं है, आंधी नहीं चल रही, लेकिन जो एक अंडर करंट होता है वहां मोदी का नाम है। लोग वोट करने जा रहे हैं। और ये जो लोग कहते हैं कि आज एक ऐसी घटना हो गई जिससे आज चुनाव चेंज हो गया, चुनाव ऐसे नहीं बदल जाता है 1 दिन में या 2 दिन में या 5 दिन में। जब अशोक महतो आ गए और उन्होंने शादी कर ली, उनकी पत्नी आ गई, तो चुनाव चेंज हो गया। उससे चुनाव कतई चेंज नहीं होता है। मतदाता 5 साल के अपने अनुभव के आधार पर अपना आइडिया बनाता है। 5 साल वो देखता है, जो उस आधार पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के पहले उसका मन बन चुका होता है अधिकतम मतदाता का। जो थोड़ा बहुत फ्लोटिंग वोट जिसको बोलते हैं, जिसको आवारा वोट भी आप कह सकते हैं, जिसका तय नहीं है कि वो कहां जाएगा, उस वोट में कुछ असर होता होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग अपना मन बना लिए होते हैं और वो इश्यूज भी तय कर चुके होते हैं, फैक्टर्स भी उनके दिमाग में क्लियर होता है। तो उनके दिमाग में जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, जो गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं, उसमें मैक्सिमम के मन में ये एक पहले से बना हुआ था, जो दिख रहा था कि वो दबी जुबान में ही कह रहे हो, लेकिन ये कह रहे हो कि हम लोग शांति के लिए वोट दे रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, हम विकास के लिए कर रहे हैं, मोदी जी ने देश का बड़ा नाम किया है, नीतीश कुमार ने ये कहा। तो वो कोई पूछ नहीं रहा था, जो एग्जिट पोल करने वाले थे वो कोई पूछ नहीं रहा था कि आपने किसको वोट दिया, तो लोग नहीं बता रहे थे कि हमने किसको वोट दिया, किस आधार पर वोट दिया। तो ये आधार है वोट करने का। तो ये आधार है, तो इस आधार का नतीजा ये हुआ कि जो अगड़ा पिछड़ा बनाने की मंशा लेकर के बैठे थे, वो पौधे मुंह गिरे, पूरी तरह से उनका एजेंडा फेल हो गया। कोई अगड़ा पिछड़ा हुआ ही नहीं। पिछड़ा जो अत्यंत पिछड़ा है वो अपने मन से जाकर के उसने वोट किया। और जो मुद्दे वो लोग बताए कि हम किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, उससे लगा कि नरेंद्र मोदी की लहर भले नहीं है, लेकिन अंडर करंट वहां इस तरह का चल रहा है कि आप
आप जो अच्छा शांति की आपने बात कही कि वो शांति भंग ना हो, ये एक बड़ा कंसर्न था लोगों, जी बिल्कुल, पुरुषों का भी, लेकिन महिलाओं का ज्यादा था कि वो लोग नहीं चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि शांति बनी रहे, नहीं ना, उनका बच्चा बाहर इतना जाए, भय उनका पैदा हस्बैंड हो गया, बाहर जाए, वो इतना भय सुरक्षित ना पैदा हो हो। गया ना, सामाजिक भय पैदा हो गया था कि जो लोग ललन सिंह के खिलाफ थे, जो ललन सिंह से नाराज थे, उदास थे, वे भी इस बात पर गोलबंद हो गए कि कोई बाहरी आकर हमला तो नहीं बोलेगा। ठीक हाँ, बात है। हाँ, अपने ही घर में रहेंगे। और हम्म। वहां कोई मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ सवर्ण और पिछड़े लड़ रहे थे, भूमियार और पिछड़ों में लड़ाई थी। नहीं, कभी नहीं अनंत रही है, वो तो आपने बताया है। जी, अनंत सिंह के नाम का खौफ पटना में आप सुन सकते हैं, जान सकते हैं, हाँ हाँ। लेकिन यदि आप मोकामा में जाएंगे, मोकामा के गांव में जाएंगे, बाढ़ के गांव में जाएंगे, हो सकता है ऐसा ही दृश्य अशोक महतो के लिए भी नवादा और शेखपुरा में हो, मैं इस बात की गारंटी नहीं देता। लेकिन मोकामा और बाढ़ जहां चुनाव हो रहा था, वहां के गांव में जाएंगे तो अनंत सिंह के लिए खौफ आपको छोटी जातियों में, जिसे पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां कहते हैं, उनमें आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। वे यह कहते हुए दिख रहे थे कि नहीं, उनके यहां जाते तो एक गिलास पानी, एक कप चाय तो मिलता ही मिलता है, साथ में काम भी हो जाता है। तो ये फैक्टर है बहुत बड़ा, चूंकि ग्राउंड लेवल पर तो इसी से तय होगा ना, मतदान तो इसी से तय होगा। पटना की हवा से, दिल्ली की हवा से तो मतदान होता नहीं है। पूरे लालू यादव के पूरे 15 साल के रिजीम में उनके लिए जितना हेट दिल्ली में था, उतना तो पटना में नहीं दिखता था, और न गांव में दिखता था। गांव में तो लोग प्यार करते थे, उनको वोट देते थे लोग। तो उसी तरह से दिल्ली पटना की हवा से कुछ तय नहीं होता, ये दिखा इस बार के चुनाव में। वहां के स्थानीय लोगों ने और खासतौर से महिलाओं ने ये जो शांति की बात कही, उनको लगा एक तो ये अपने आप सटल तरीके से मैसेज था कि अगर कोई आदमी बाहर से आकर के दबदबा दिखा रहा है तो ललन सिंह उससे ज्यादा मजबूत है। ये एक मैसेज था कि हमको एक ऐसा नेता भी चुनना है जो इतना मजबूत हो कि वो उसको दिल्ली में भी लोग जानते हो और हमारी जमीन पर भी रक्षा कर सकता हो। तो एक तो ये उनके नाम के साथ जो सुरक्षा की भावना थी, उस भावना के नाम पर भी वोट पड़ा। अत्यंत पिछड़ी जातियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में, ये उन्होंने कहा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उन्होंने वोट डालने के साथ क्या मुद्दा है भाई, तो शांति मुद्दा है, हम लोग के लिए सुरक्षा मुद्दा है, विकास मुद्दा है, और जो लाभार्थी की योजनाएं हैं, अनाज मिल रहा है जितना भी मिल रहा है, तो ये सारी योजनाएं, इससे क्या हुआ कि अगड़ा पिछड़ा बनाना है, दबदबा खत्म करना है, दबदबा बनाना है, बाहुबल दिखाना है, ये सारे मुद्दे चले ही नहीं, मतलब ये मुद्दे आए नहीं। और एकदम नॉर्मल रूटीन में तो वोटिंग होनी थी। चाहे जो छवि रही है, लेकिन ललन सिंह ने पूरे चुनाव प्रचार को इस पर केंद्रित रखा अपने लोगों से कि देखिए, फील गुड में मत रहिएगा, तब तक नहीं सोना है जब तक वोट नहीं दे देना है। और दूसरी बात, आपको उत्तेजित करने की कोशिश की जाएगी, आपको भड़काने की कोशिश की जाएगी, बिल्कुल भड़किएगा मत, उत्तेजित मत होइएगा। और यदि आप देखेंगे, देखिए मैं मोकामा, बरहिया और मुंगेर के इलाके को बहुत ज्यादा तरीके से समझता हूं, मैंने क्राइम रिपोर्टिंग, हमने कभी वहां ये नहीं देखा। देखिए, सूरजभान सिंह अनंत सिंह के बीच में लड़ाई हुई, सूरजभान सिंह अशोक सम्राट के बीच में लड़ाई हुई, बरहिया के कई भूमियार गिरोह आपस में लड़ते रहे, चाहे टिक्कर सिंह हो चाहे किक्कर सिंह हो, लेकिन हमने ये नहीं सुना कि हाँ, इनकी लड़ाई किसी पिछड़ी जाति के गिरोह से हो गई और दोनों ने एक दूसरे की लाश गिराई। वहां लाशें तो गिरती रही धानुक और जादव में। हाँ, तो ये जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, ये पहले भी आप डिस्कस कर चुके हैं। आप इस पर आपने इसका डिटेल बताया हुआ है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट कभी भी वहां अगड़ा बनाम पिछड़ा नहीं रहा है। अगड़ा बनाम अगड़ा रहा है, भूमिहार बनाम भूमिहार रहा है, पिछड़ा बनाम पिछड़ा रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट रहा है। और एक लेवल पर हम ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बैकवर्ड की एक हार्मोनी रही है, सोशल हार्मोनी रही है, मिलकर रहने का एक भाव वहां रहा है, वो न बिगड़े, इसके लिए भी लोगों ने मतदान किया है। तो इस वजह से वहां जो हम लोग पहले भी हमने कहा था कि वो बड़े अंतर वाली सीट होगी, बड़े अंतर से जीत वाली सीट होगी, ये हमने पहले कहा था, मतलब चुनाव प्रचार बंद होने के पहले। अब आज के मतदान के बाद ऐसा लग रहा है कि वो एक कंफर्टेबल सीट एनडीए की है, वहां बहुत आसानी से। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि अंतर भले कम हो जाए 2019 से थोड़ा, लेकिन एज प्राप्त है ललन सिंह को, जीत में कहीं कोई इफबत दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब चलिए दूसरी सीट चलते हैं, बिहार के लेनिनग्राड में, बेगूसराय में बहुत गुस्सा था गिरिराज सिंह के प्रति लोगों का, भूमियारों में ही देख रहे थे गुस्सा। बोगो सिंह ने बगावत की लौ जला रखी थी, बगावत की मसाल जला रखी थी, और लोग तमाम तरीके का सवाल पूछ रहे थे। आज कन्हैया कुमार जो नई दिल्ली में स्वयं उम्मीदवार हैं, वे भी वोट देने आए थे अपने गांव, लेकिन आज चुनाव के दिन हमने देखा कि वह गुस्सा बुझ गया और महिलाओं की लंबी कतार, लोग कह रहे हैं, ग्राउंड जीरो से कह रहे हैं कि महिलाओं ने ही गिरिराज सिंह को बम बम कर दिया। कि लोग कह रहे थे, महिलाएं कह रही थी जे अनाज दे छै,
ये मकान दिल के, मतलब मैं वो भाषा बोल नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ, ये शौचालय दिल के, तो महिलाओं ने, और नीतीश कुमार जिस जीविका दीदी की बात करते हैं, उस जीविका दीदी ने भी आज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और वहां की लड़ाई, जो लड़ाई गिरिराज सिंह बनाम अवधेश राय, तो वहां जो गुस्सा था, वो गुस्सा खत्म हुआ। योगी आदित्यनाथ की सभा ने भी काम किया है, तो वहां भी लड़ाई जिस तरीके से माना जाता, हाँ देखिए 2019 से ज्यादा कड़ी लड़ाई हुई, क्योंकि 2019 में त्रिकोणीय लड़ाई थी। गिरिराज सिंह की जीत हार भी कम मतों के अंतर से होगी, 2019 की तरह जीतने नहीं जा रहे हैं। बेगूसराय को लेकर आपकी रिपोर्ट अजीत जी। देखिए ये जो रिपोर्ट थी ना, जो एकदम हमने यही बात कही, जो मुंगेर में लोगों की, महिलाओं के जो सुन करके लोगों ने रिपोर्ट की थी, जो बताया था कि वो शौचालय की बात, वो उनको जीविका दीदी वाली बात आपने कही, उनको 5 किलो अनाज की बात, तो ये सब चीजों की चर्चा है, महिलाएं कर रही थी, उनको इस बात की, वो लाभार्थी थी तो वो इसका जिक्र कर रही थी। यही बेगूसराय में हुआ, और बेगूसराय में जो नाराजगी थी वो सचमुच बहुत नाराजगी थी। लोग नाराज थे, उनके बारे में उनके कोई नजदीकी सहयोगी थे, ये थे या अमरिंदर पता नहीं अमर, क्या थे, हाँ अमरिंदर अमर, उनको लेकर के बड़ी नाराजगी थी। लोग कहते थे कि भाई वो मिलने नहीं देते हैं, आप कोई काम भी नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं हो कि आप मिलने नहीं दे रहे हैं तो आप खुद करा दे रहे हैं अपने लेवल पर, तो आप काम भी नहीं कराते हैं, मिलने भी नहीं देते हैं नेता को। तो ये एक जो दूरी बना दी थी, उसकी वजह से लोग काफी नाराज थे, लेकिन उन लोगों ने काफी उसको कंट्रोल किया, काफी अच्छा कंट्रोल हुआ। और जो हमको रिपोर्ट है ज्ञानेश्वर जी, वो ये है कि जिस दिन नितिन गडकरी की सभा हुई है, उस दिन से चुनाव बदलना शुरू हुआ। नितिन गडकरी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए वहां, और एक मैसेज गया कि देखिए, अच्छा नितिन गडकरी को क्या है, बिहार के भूमिहार लोग भूमिहार ही मानते हैं, और वो भूमिहार इसलिए मानते हैं, उसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि वो चित्पावन ब्राह्मण है महाराष्ट्र के, लेकिन वो मानने का आधार ये है कि जब नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, तो 3 राज्यों में भूमिहार अध्यक्ष थे बीजेपी के। बिहार में सीपी ठाकुर थे, सूर्य प्रताप शाही उत्तर प्रदेश में थे, और रविंदर राय झारखंड में थे। तो ये भूमिहारों में एक मैसेज है बिहार के कि भाई ये भूमिहार ही है नितिन गडकरी, और इतना मानते हैं। देखिए इतना बड़ा नेता है, संघ का इतना बड़ा बड़दस्त है, और प्रधानमंत्री पद के दावेदार एक समय रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और गिरिराज सिंह को इतना मानते हैं। तो ये अपने आप में ये एक और इमेज है जो मैं समझता हूँ आम लोगों में, जो काम करने वाली जो इमेज है कि प्रधानमंत्री कह दें, वो शायद भले ना हो, लेकिन नितिन गडकरी कह देंगे तो वो जरूर होगा, जरूर होगा। तो और नितिन गडकरी ने बहुत कुछ करने को कह दिया बेगूसराय में कि हम इतनी चीजें करेंगे बेगूसराय में, तो उसका उस दिन से चुनाव बदलना शुरू हुआ। पब्लिक का परसेप्शन देखिए, छोटे वर्ग समूह तो अलग अलग नाराजगी होती है, वो दूर होती है पर्सनल अप्रोच करने से, आउटरीच करने से, लेकिन मास का अप्रोच, जो हम बार बार कहते हैं कि 22 लाख 24 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो आप 2 आदमी 5 आदमी 10 आदमी या एक गांव को मना करके चुनाव नहीं जीत सकते हैं। मास का जो माइंडसेट है वो चेंज होना चाहिए। तो मास का माइंडसेट चेंज होना शुरू हुआ जब नितिन गडकरी की सभा हुई, और उसमें अंग्रेजी में एक मुहावरा बोलते हैं, वो आइसिंग ऑन द केक। तो आइसिंग ऑन द केक हुआ योगी आदित्यनाथ आए तब। योगी आदित्यनाथ की जो फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा है, और पूरे देश में आज मोदी के बाद योगी के सभाओं की मांग होती है। तो उनके आने से जो बची खुची कसर थी वो पूरी हो गई। और जैसा हमने पहले कहा कि लोग मन बनाए होते हैं पहले से, बहुत पहले से, मास जनता, मतलब बड़ी संख्या में आबादी जो होती है वो मन बनाए हुए होती है, और उसको कभी भी, हमने तो अपने जीवन में कभी मतदाता को गलत नहीं माना है कि मतदाता वो हम मानते हैं कि मतदाता कभी गलती नहीं करता है, वो अपना हित देख करके चुनता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतदाता ने बीजेपी को चुन दिया तो मतदाता बहुत मूर्ख है, और वही मतदाता कांग्रेस को चुन दे तो मतदाता बड़ी समझदार होगी। मतदाता हमेशा समझदार होती है, और अपना हित देख करके वो लोग चुनते हैं। तो उनका मन पहले से बना हुआ होगा, और जो लाभार्थी की योजनाएं थी, और उसके ऊपर जो आमने सामने की लड़ाई बनने में और सारे जो फैक्टर्स होते हैं, कास्ट का फैक्टर होता है, फॉरवर्ड का, अत्यंत पिछड़ा का, महादलित का, वो फैक्टर जुड़ गया। और अपना इनकी लड़ाई पिछली बार की तरह जितनी आसान थी, आते आते उस तरह की लड़ाई आ गई वोटिंग के दिन तक आते आते। और पोलिंग का परसेंटेज हम लोग देखेंगे अंतिम आएगा तो उसके आधार पर अंदाजा भी लग जाएगा कि अंतर कितने का होगा। बिल्कुल। और देखिए, मतलब गिरिराज सिंह ने जो पिछले बार नाराज थे, जैसे रजनीश थे, उन्हें इस बार साथ लिया था। और बेगूसराय की जनता ने यह भी कहा आखिरी चुनाव है गिरिराज दा का। लोग दादा ही कहते हैं उन्हें, मैं नहीं दादा कहते हैं उनको, हाँ दादा ही कहते हैं कि आखिरी चुनाव है। अब 2029 में जब चुनाव होगा तो विकास वैभव को मौका देना है या राकेश सिन्हा को मौका देना है, यह देख लेंगे दोनों बेगूसराय के बेटे हैं। तो बेगूसराय में भी एज दिखाई पड़ता है। अब देखिए अंतिम आंकड़े आएंगे तो और ज्यादा विश्लेषण होगा। अगले कुछ दिनों में वोटर्स जो वोट देकर लौटे हैं उनका मिजाज और भी पता चलेगा, तब हम ज्यादा स्पष्टता के साथ विवेचना कर पाएंगे। आगे चलते हैं दरभंगा। दरभंगा यह भी महत्वपूर्ण सीट।
क्योंकि यह ध्रुवीकरण वाला सीट है। यहाँ हिंदू बनाम मुसलमान हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए और लालू यादव, तेजस्वी यादव ने एक प्रयोग किया कि इस बार मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया, इस बार ललित यादव को उम्मीदवार बनाया, जो पिछले कई दफे से विधायक बनते आ रहे हैं। उन्हें हराना विधानसभा के चुनाव में नामुमकिन सा हो जाता है। तो आज जो खबर वहां से आ रही है कि चुनाव हुआ गोपाल जी ठाकुर बनाम ललित यादव में। गोपाल जी ठाकुर के प्रति बहुत नाराजगी दिखी थी कि वे कोई काम नहीं करा पाते हैं, वे किसी काम के लायक नहीं हैं। एम्स को लेकर केंद्र सरकार ने जिस तरीके से लोगों को मतलब बहकाया है, फंसाया है या कुछ नहीं हो पाया है, इन तमाम बातें थी। और देखिए, जो अंतिम रिपोर्ट आ रही है कि हिंदू मुसलमान तो नहीं हो पाया। लालू यादव, तेजस्वी यादव ने जो प्रयोग किया, यादवों ने ललित यादव को मत कर दिया है। नतीजे 2019 की तरीके से नहीं आएंगे, मुसलमानों ने तो किया ही किया। मल्लाह की उम्मीद बहुत अधिक थी, लेकिन यहां थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि यहां मल्लाह बनाम यादव, मल्लाह बनाम मुसलमान का सोशल कन्फ्लिक्ट है। फिर भी कहा जा रहा है कि नहीं, गोपाल जी ठाकुर को जीत मिल जाएगी। गोपाल जी ठाकुर को जीत नहीं मिल रही, या जीत मिल रही है नरेंद्र मोदी को। ये खबर आ रही है ग्राउंड जीरो से, अजीत जी। बिल्कुल बिल्कुल यही खबर है और उसी कंटिन्यूटी पर है, उसी लाइन पर है जिस लाइन पर अभी हम लोगों ने मुंगेर और बेगूसराय की चर्चा की। फर्क ये है कि ये जो आपने जैसे बताया ही कि दरभंगा दो तरह के ध्रुवीकरण वाला वाला क्षेत्र है। एक ध्रुवीकरण है जो हिंदू मुसलमान का होता है और दूसरा यादव वर्सेज अन्य का होता है। जी बिल्कुल। वो आमतौर पर विधानसभा चुनाव में ज्यादा देखने को मिलता है। वो कॉन्फ्लिक्ट जो है आमतौर पर विधानसभा चुनाव में ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में भी जब इस तरह का पोलराइजेशन होता है, जब एक तरह का जो आप ग्राउंड पर जो लोग देखते हैं और जो उस सोशल स्ट्रक्चर है उसका पार्ट है, वो ज्यादा फील करते हैं। देखिए, हम आप नहीं फील कर रहे हैं उस तरह से यादव वर्सेज मल्लाह के कॉन्फ्लिक्ट को, लेकिन जो उस पावर स्ट्रक्चर में जो वहां सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट है उसको ज्यादा फील होता है। ये तो उसको वो कोई जोखिम नहीं लेता है। तो इसीलिए ये जब मुकेश सहनी की बारी आएगी, उनको कुछ बनाने की बारी आएगी, तो हो सकता है कि मुसलमान जिस कॉम्बिनेशन में रहे उस कॉम्बिनेशन को बिना कुछ कहे वोट देते। लेकिन अभी सबको पता है कि वो खुद भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उनकी पार्टी इस तरह से चुनाव नहीं लड़ रही है कि जीत करके कुछ हासिल होना है। दूसरी ओर जो नरेंद्र मोदी का और नीतीश कुमार का अत्यंत पिछड़ा में जो काम है, जो उनका कनेक्ट है, वो है एक आधार वोट का उनका मामला है वहां। और तीसरा काम गोपाल जी ठाकुर ने भले नहीं किया हो, लेकिन संजय झा ने कराया हो, नीतीश कुमार ने कराया हो, नरेंद्र मोदी ने कराया हो, दरभंगा में काम हुआ। दरभंगा में एयरपोर्ट चालू होना अपने आप में एक बड़ी बात थी। दरभंगा में एम्स का भी अब काम हो ही जाएगा, क्योंकि अब उसकी जो अब दोनों पार्टियां साथ में हैं और वो सब सारी चीजें उसकी आइडेंटिफाइड हैं, वो हो जाएगा। तो हर शहर की अपनी अपनी कुछ समस्याएं होती हैं, तो उसके दरभंगा के साथ जो दूसरे क्षेत्र हैं, अलग अलग विधानसभा, उनकी समस्याएं होंगी। लेकिन ओवरऑल एक मैसेज ये है कि एनडीए के जमाने में काम होता है। और अब जिस तरह से संजय कुमार झा राज्यसभा गए हैं और गोपाल जी ठाकुर लोकसभा जाएंगे और दोनों पार्टियां साथ में होंगी, तो ज्यादा काम होगा दरभंगा का। ये एक मैसेज बड़े सटल तरीके से, चूंकि लोग मतदान करके जब निकल रहे थे तो लोग उम्मीद जता रहे थे कि हमको उम्मीद है कि विकास और होगा दरभंगा का। नहीं, तो उम्मीद की जब बात करते हैं तो देखिए, बिहार और झारखंड के दो नेताओं के बारे में कहा जाता है कि इन्हें काम कराना आता है। केंद्र से कैसी योजनाएं लानी है, केंद्र से क्या बात करनी है, कहां सफलता मिल सकती है, कहां प्रयास कर हम आगे बढ़ सकते हैं। बिहार में संजय कुमार झा और झारखंड में निशिकांत दुबे, ये दो ऐसे नेता माने जाते हैं जिनके बारे में कहा था कि इनको काम कराना आता है और इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। नहीं, तो काम करके दिखाया है दोनों ने। ये नहीं कि अपना निजी काम नहीं करा रहे हैं। मतलब देखिए, निशिकांत दुबे ने वहां एयरपोर्ट चालू कराना हो, एम्स चालू कराना हो, इंडस्ट्री लानी हो, सड़कें बनवानी हो, आप पहचान नहीं पाएंगे। हम तो वर्षों से, हम 1994 से देवघर जाते थे 94 में, और अब जाइए देवघर और गोड्डा और उस पूरे इलाके को देखिए जो उनके क्षेत्र, उनके उसमें लोकसभा में आते हैं, वहां काम कराया और उस नाम पर लोग उनको वोट करते हैं। देखिए, हम फिर बार बार ये दोहरा रहे हैं कि इसमें 22 लाख 25 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई 2 आदमी 5 आदमी या 2 गांव 4 गांव साध करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। बिल्कुल, कोई पंचायत का चुनाव नहीं है। ये इतना बड़ा क्षेत्र होता है कि जब तक मास में आपको लेकर के पॉजिटिव इमेज नहीं जाएगी, तब तक मैनेजमेंट भी आपका कोई काम नहीं कर सकता। अगर कोई बहुत ही बढ़िया मैनेजर है और जनता नाराज है, तो उसका मैनेजमेंट थोड़े काम आएगा।
जनता में एक पॉजिटिव परसेप्शन होना चाहिए है, तब आप उसको टर्न आउट करा दीजिएगा, अपने पॉलिटिकल कैपिटल में उसको तब्दील कर लीजिएगा, आप चुनाव जीत जाइए। तो माहौल जो था वो गोपाल जी ठाकुर को लेकर के निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी थी, नाराजगी थी, वो लोगों का काम नहीं करा पाते हैं या जो भी रहा, लेकिन काम हो जाएगा बड़े पैमाने पर। हमने कहा ना कि उम्मीद का शरीर था। और दूसरा क्या, दरभंगा मधुबनी ये मिथिलांचल का इलाका जो है ये बड़ी गरीबी का इलाका है। यहाँ से सबसे ज्यादा लोग, आप देखिए दिल्ली में देखिए, बॉम्बे में, हम लोग मुंबई में देखते हैं, सब जगह जो गरीब आदमी जिस तबके का, निचले तबके का काम करता है, उस काम में सबसे ज्यादा लोग मिलेंगे मिथिलांचल के। और जो थोड़ा ठीक काम, इन्वेस्टमेंट वाला काम होगा, पूंजी वाला, उस इलाके में लोग उत्तर बिहार और पश्चिम बिहार के लोग मिलेंगे जिधर थोड़ी संपन्नता है, या आपको इधर जहानाबाद और दक्षिण बिहार के मिलेंगे जहां थोड़ी संपन्नता है। तो ये एक, इस गरीबी की वजह से प्रधानमंत्री, मतलब केंद्र की योजनाओं का और स्टेट की योजनाओं का लाभ लेने वाले भी आबादी वहां बहुत है। तो ये एक फैक्टर काम किया। और जब पोलराइजेशन की बात हुई, जब ये लगा, जब ये मैसेज हुआ, हमको भी किसी ने कहा, और कि जो फातमी साहब हैं वो मधुबनी में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रात में दरभंगा में घूमते हैं, दिन में वहां चुनाव लड़ते हैं, रात में दरभंगा घूमते हैं। ऐसी ललित यादव दिन में यहाँ घूमते हैं, रात में वहां घूमते हैं। तो जब यादव मुस्लिम का इतना ध्रुवीकरण और इतने तरह के उपाय करने की खबरें आई, तो निश्चित रूप से दूसरी जातियां, समुदाय, वो भी एकजुट हुए, उनकी भी गोलबंदी हुई। और इसी की वजह से जो लग रहा था कि कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं गोपाल जी ठाकुर, उनकी स्थिति थोड़ी कंफर्टेबल हो जी। तो देखिए, दरभंगा में भी स्थिति कंफर्टेबल हो गई। आगे हम चर्चा करते हैं उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की। नित्यानंद राय बनाम आलोक मेहता, वो नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो नित्यानंद राय जिनके बारे में अमित शाह ने कहा ये मेरे दोस्त हैं और इन्हें मुझे बड़ा आदमी बनाना है। देखिए, समीकरणों के हिसाब से लड़ाई बहुत कठिन हो गई थी। लग रहा था कि आलोक मेहता कुशवाहा, आरजेडी का आधार वोट यादव, सब कुछ उधर ही चला गया, मुसलमान उधर ही चला गया, तो फिर नित्यानंद राय जीतेंगे कैसे। लेकिन नित्यानंद राय की जो पहचान है, और नित्यानंद राय जात पात कम करते हैं, किसी सामाजिक क्लेश में नहीं फंसते, और फिर अमित शाह के मित्र, मोदी का भरोसा उनके काम आ गया। यादव उनके साथ खड़े हुए। यह मैं नहीं कह रहा कि आरजेडी को वोट नहीं मिला, और कुशवाहा भी ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल मुंह फेर ही लिए। बाकी जो जातियां, हाँ, यहां मल्लाहों के वोट में विभाजन हुआ, लेकिन जितना वोट नित्यानंद राय को मिला उससे बहुत ज्यादा आलोक मेहता को नहीं मिल गया। भूमियार तो समझते ही हैं, बाकी जो जातियां, भूमियार ब्राह्मण, वो इनके साथ हो ही गए। तो यहाँ का चुनाव भी दिलचस्प रहा, लेकिन अंत आते आते धमौन का इलाका कहा जा रहा था निर्णायक इलाका होगा, वहीं से फतवा जारी होगा, लेकिन कोई फतवा जारी नहीं हुआ। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ये आ रही है कि नित्यानंद राय बढ़त लेते हुए दिखाई पड़े। फासला जरूर कम होगा। देखिए, वो फासला तो हर जगह कम इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं किसी भी जगह पर कोई ट्रायंगुलर फाइट नहीं हुआ, और किसी जगह उत्साह बहुत नहीं दिखा है कि लोग बड़ी मात्रा में निकल के वोट डालने जा रहे हैं। जितना वोट पिछली बार पड़ा है, लगभग उतना ही वोट इस बार भी है। आप देखेंगे, आप अंतिम आंकड़ा आएगा तब पता चलेगा। पिछली बार 56-57% के करीब पोल हुआ था इन 5 सीटों में। तो अब अंतिम आंकड़ा रात 11 बजे तक या कल चुनाव आयोग जारी करेगा, कल ही जारी करेगा, उससे पता चलेगा कि कितना पोलिंग हो रहा है। लेकिन जितना पोलिंग पिछली बार हुआ है उसी के आसपास है, तो इसलिए भी अंतर बहुत ज्यादा नहीं होना है। और जब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती है, 10 साल कोई राज में रहता है, तो कुछ ना कुछ तो नाराजगी रहती है, तो थोड़े बहुत वोट कम होते हैं निश्चित रूप से। लेकिन जैसे आपने सब बता दिया कि वो जो फैक्टर था कि यादव वोट, यादव के नाम पर कितना मिलता है नित्यानंद राय को, अगर जो कम मिला है, और कुशवाहा के नाम पर, कोयरी के नाम पर जो वोट, जो महतो का वोट जो गया आलोक मेहता की तरफ, वो वोट दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने वाले थे। बिल्कुल। जितना वोट यादव का इनका टूटा, उतना ही उनका अपनी जाति का टूटा, तो दोनों वोट मिलकर के न्यूट्रलाइज हो गया। उस वोट को हम लोग न्यूट्रलाइज मान सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो अत्यंत पिछड़ा का वोट है, जो बहुत बड़ी आबादी है, जो महादलित का है, और ये इस तरह का इलाका है जहां चिराग पासवान, रामविलास पासवान के जमाने से भी एक असर वाला इलाका रहा है। तो पासवान, यहाँ दलित का, महादलित और पासवान का विभाजन कोई नहीं है। यहाँ दलित पूरी तरह से बीजेपी के साथ आया। और जो हम बार बार कहते हैं कि हर जाति देखती है, हर समुदाय देखता है, हर क्षेत्र के लोग देखते हैं कि वो जिसको चुन रहे हैं, पावर स्ट्रक्चर में उसकी क्या जगह होगी, बिल्कुल, वो शामिल होगा या नहीं होगा। और ये जब अमित शाह कह के गए हैं कि हम इनको बड़ा आदमी और बड़ा आदमी बनाएंगे,
तो इसका मतलब कि पावर स्ट्रक्चर में, सेंट्रल पावर स्ट्रक्चर में उनकी पोजीशन बड़ी होने वाली है, जी उनका उनका कद बढ़ने वाला है। तो हर आदमी ये उम्मीद करता है कि उसका चुना हुआ प्रतिनिधि बड़ा आदमी हो जाए, मंत्री हो बिल्कुल। जाए, कुछ क्षेत्र के विकास के लिए काम कर दे। इंडिविजुअल तो कम ही लोग, एमपी का एक्सेस कितना आदमी कर सकता है? 22 लाख लोगों में से कितना आदमी एमपी के पास काम लेकर के चला जाएगा, अपना एप्लीकेशन लेकर के चला जाएगा? 200, 500, 5,000, 10,000 आदमी। बाकी आदमी को तो यही रहता है ना कि बड़ा काम हो, क्षेत्र में विकास हो। तो जी ये काम कराने का मैसेज हम उस दिन भी कह रहे थे कि जिस दिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने ये कहा कि इनको चुना के भेजिए, हमारे मित्र हैं, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, उसी दिन यादव वोट का एक टिल्ट उनकी तरफ हुआ। जो पहले थोड़ा कम मिलने वाला होगा वो बढ़ के मिला। उनको भी पता है यादवों को कि लालू यादव, तेजस्वी यादव कहीं अभी नहीं कुछ बनने जा रहे हैं दिल्ली में, लेकिन नित्यानंद राय कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं वहां, और बड़ा मंत्रालय इनको मिल सकता है, और ये क्षेत्र के विकास के लिए और समाज के काम विकास के लिए भी काम कर सकते हैं। इसीलिए उसी दिन उनके लिए उनका महत्व, उनका कद उसी दिन बढ़ गया, मतदाताओं की नजर में भी और अपने कास्ट के इक्वेशन में भी वो मजबूत हो गए। इसीलिए जो आपने कहा ना कि वो आते आते चुनाव उनके फेवर में चला गया। चलिए आखिरी सीट की बात करते हैं, जहां चुनाव हुआ समस्तीपुर, जहां लड़ाई थी बेटा और बेटी की। दोनों के ही पिता जेडीयू के मंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट के मिनिस्टर, और इस लड़ाई को अपने ऊपर ले लिया था चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान ने दलित जाति की राजनीति को आगे बढ़ाया। सिर्फ पासवान के नेता वे नहीं बने रहना चाहते थे, इसलिए पासी को भी जोड़ा। अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी, जो पूरे भारतवर्ष में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बिटिया कहा, सांभवी को उम्मीदवार बनाया। और चिराग पासवान को भी लग गया कि यहां खेला हो रहा है। उनके ही परिवार के महेश्वर हजारी, जो पहले अपने बेटी को टिकट दिलाना चाहते थे, एलजेपी से सफल नहीं हो पाए, तो महेश्वर हजारी ने अपने बेटे को कांग्रेस में शामिल करा दिया और कांग्रेस से टिकट दिला दिया। चिराग पासवान को भी इसकी खबर थी कि हमारे भाई प्रिंस राज, जिन्हें हमने बेटिकट किया है, समस्तीपुर के मौजूदा सांसद हैं, वे भी खेला कर रहे हैं, और सारा दारोमदार पासवान वोटर्स पर है। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पासवान जो समस्तीपुर के हैं, वे सन्नी हजारी के साथ रहेंगे, चिराग पासवान के साथ नहीं होंगे, सांभवी चौधरी के साथ नहीं। लेकिन आज जब चुनाव हुआ तो बूथ प्रबंधन में अशोक चौधरी, सांभवी चौधरी के पिता, भारी पड़े। और बेटियों के प्रति जब बात बेटी की होती है तो, और जब पहली बार बेटी कहीं जाती है, तो उसके प्रति लोगों की ममता की छाया अधिक बढ़ जाती है कि बेटियां गुमान नहीं करेगी, बेटियां मीठी बात करेगी। और जब आप स्थानीय होते हैं तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी तो रहती ही रहती है। जैसे चुनाव में ही हमने देखा कि महेश्वर हजारी के परिवार वाले, कई परिवार वाले सांभवी चौधरी के लिए वोट मांग रहे थे। तो चुनाव अंत आते आते यहां जो लड़ाई दिख रही थी, लड़ाई हुई भी, मतों का अंतर कम होगा, दोनों नए उम्मीदवार थे, लेकिन फिर से चुनाव समस्तीपुर में भी सांभवी चौधरी के पक्ष में जाता दिख रहा है। अजीत जी, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तो यही करती है। देखिए, हम तो क्या ज्ञानेश्वर जी, पहले दिन जब वो गई उम्मीदवार होकर के, हम लोगों ने तब भी चर्चा की थी, और हमने कहा था कि कई फैक्टर सांभवी चौधरी के फेवर में प्ले में है अभी। और एक चीज नहीं है, जैसे एक तो एक नई लड़की है, दूसरे हिंदुस्तान का जो आईवी लीग होता है, जो सबसे बेहतरीन कॉलेजेस होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसमें एक है लेडी श्री राम कॉलेज से पढ़ के गई, अमेरिका से पढ़ के आई, और उसको काम करना है अपने क्षेत्र में। और उनके पिता और उनके दादा, उनसे लोग परिचित हैं कि कभी एक ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने की इमेज महावीर प्रसाद की भी रही, अशोक चौधरी की भी रही, कि वो काम करते हैं। देखिए, यदि आप संभवी से मिलेंगे तो कहीं गुमान और घमंड नहीं दिखेगा कि हाँ मेरे पिता और मेरे दादा, मैं एलएसआर में पढ़ी हूं, मैं नोटर डेम के स्टूडेंट हूं, ये घमंड नहीं दिखेगा। हाँ बिल्कुल, तो ये एक बड़ा फैक्टर है ना। तो हमने कहा कि वो कई सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव है। और दूसरा, हमने उस समय भी कहा था कि अगर महेश्वर हजारी सरकार से इस्तीफा दे करके अपने बेटे के प्रचार में नहीं जाते हैं तो उनका बेटा बहुत हल्का हो जाएगा। ये कोई इस बात को बिहार में अभी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि आप पिताजी तो आपके जेडीयू में मंत्री हैं, तो फिर जेडीयू के लिए क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं वो जाकर के वहां। तो ये चीजें जो है, ये इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह का कंट्राडिक्शन, इस तरह का विरोधाभास राजनीति में आमतौर पर कभी सफल नहीं होता। ये कभी काम नहीं आ सकता है कि बाबूजी आपके जेडीयू में हैं और बेटा कांग्रेस के टिकट से जेडीयू वाले के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, एलजेपी वाले के खिलाफ, गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। ये नहीं होता है। और जब पासवान और पासी और या अन्य दलित को चुनने की बात आई,
तो वो फैक्टर भी इसलिए न्यूट्रलाइज हो गया क्योंकि पासवान के तो सबसे बड़े नेता अभी मर्ज हो गए, चिराग पासवान। और सबको पता है कि वो रामविलास पासवान का सिर्फ उत्तराधिकारी नहीं है, प्रधानमंत्री जितना उनको पसंद करते हैं और जिस तरह से अभी पशुपति पारस को किनारे करके और 5 सीटें दी गई, उससे वो भी तय है कि उनका कितना बड़ा कद होने वाला है अगर सरकार बनती है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की। तो पासवान फिर क्यों उनको छोड़ेगा? एक विकास का काम करने की एक इतिहास है इन लोगों का। तो पासवान का वोट जो टूटना था, जितना पहले माना जा रहा था, वो नहीं टूटने की खबर है। वो है कि अंत वोट आ गया चिराग पासवान के नाम पर। अन्य दलित का वोट अपने आप वो इस बात से जुड़ा क्योंकि जो आपने पहले कहा कि चिराग पासवान को ओवरऑल दलितों का नेता बनाना है, बड़ा नेता बनाना है दलित का, तो वो वोट आ गया। और बाकी सारा जो बीजेपी का और जेडीयू का अपना वोट है अत्यंत पिछड़ा का, और वो सारे वोट आ गए। और फॉरवर्ड का वोट तो अपने आप आना ही था, क्योंकि जिस तरह की फैमिली का बैकग्राउंड है अशोक चौधरी का और संभवी चौधरी का, वो सबको पता है कि उस इलाके में हाँ, किशोर कुणाल की बहू है वो मैथिल ब्राह्मण, मतलब उनकी माँ है और उनके पति जो है वो भूमिहार है। तो ये तो यही तो सवर्णों में इन्हीं तो जातियों की तो आबादी है वहाँ, और इन्फ्लुएंस करने वाली आबादी है। तो वो अपने आप उनके घर की लड़की है वो। तो ये सारे फैक्टर्स प्ले में थे, और वो एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है चुनाव के प्रबंधन का अशोक चौधरी का। संगठन के बड़े नेताओं में है बिहार के, वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पूरे प्रदेश का संगठन उनको पता है। तो वो एक प्रबंधन में, संसाधन में, अपने बैकग्राउंड में, सब मामलों में लेकर के संभवी चौधरी बहुत मजबूत उम्मीदवार पहले से थी। और चुनाव नजदीक आते आते चिराग पासवान के प्रति भी सद्भाव बना। और हम लोग अभी चौथे चरण के बाद बात कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी, आप याद करिए पहले चरण में हम लोगों ने बात की थी, कितना उल्टा माहौल दिख रहा था बीजेपी के लिए। और 3 चरण बीतते बीतते फाइनली चुनाव बीजेपी जेडीयू की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। तो उसका भी लाभ समस्तीपुर में संभवी चौधरी को मिला कि चौथे चरण में था, चुनाव देर से था। बिल्कुल, तो देर से चुनाव होने से जो माहौल बदला है उसका फायदा भी मिल गया है वहां, और ये लोक जनशक्ति पार्टी की एक विनिंग सीट बनती हुई दिख रही है। चलिए, तो देखिए समस्तीपुर एलजेपी की जीत, मतलब लगता है कि जीत हासिल हो जाएगी। तो आज हमने तुरंत रुझान को समझने की कोशिश की है और विस्तार से जानेंगे आज जब रात में सब लोग बैठेंगे अपने गांव में, खलिहान में, बाजार में, तो मालूम होगा। इस पर आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। चौथे चरण की 5 सीटों का रुझान हमने आपको बताने की कोशिश की है। एग्जिट पोल तो ठीक है, जब अंतिम चरण का चुनाव खत्म होगा तब फाइनली हम लोग उसकी भी बात करेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।